तो तमिलनाडु हमने बता दिया, एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से वहां डीएमके की सरकार बनने जा रही है और हैट्रिक लगाने जा रहा है डीएमके का गठबंधन। तो तमिलनाडु के बाद अब बात केरलम की करेंगे। इस बार केरलम में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक केरलम में करीब 79% तक भारी मतदान दर्ज किया गया। ये भागीदारी पिछले कई दशकों में सबसे अधिक बताई जा रही है। और आइए हम आप देख लेते हैं कि क्या कहते हैं केरलम के आंकड़े। कुल 140 सीटें हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 121 का है। कौन ये पार कर रहा है, किसको कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं, बता रहे हैं संजय। बिल्कुल, सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला राज्य, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जहां पर मौजूद हैं, उस राज्य की जनता ने वाकई में किसको मैंडेट देने का इस बार सोचा। देखिए, केरलम में 140 टोटल सीटें हैं, जैसा कि दीपक सर ने बताया। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो मुख्यमंत्री हैं उनके पक्ष में, यानी कि एलडीएफ के पक्ष में 39.5% लोगों का समर्थन है, वोट। इसके अलावा कांग्रेस के साथ जो यूडीएफ इस वक्त है 41.07% मतदान यानी वोट समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ 13.4% मतदान और अन्य के हिस्से में 0.5-4% मतदान। लेकिन ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि अब केरल में इस बार परिवर्तन के लिए जनता ने वोट किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वहां पर पुरुषों का मतदान किस पक्ष में गया है, महिलाओं का मतदान किस पक्ष में गया है, कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा। एलडीएफ की अगर बात करें, सबसे पहले 36% पुरुषों ने मतदान किया, एलडीएफ को 42%। यहां पर भी आंकड़ा लगभग कहा जाए कि 6% के आसपास ज्यादा है, 42% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। यूडीएफ की बात करें, इसके पक्ष में 43% पुरुषों ने मतदान किया, लेकिन 37% महिलाओं ने भी यूडीएफ को इस बार वोट किया है। एनडीए की बात करें, 15% पुरुषों ने समर्थन किया, वोट किया और 18%, यह दिलचस्प आंकड़ा है, एनडीए के लिए महिलाओं का समर्थन यहां पर भी ज्यादा होता दिखाई दे रहा। 18% मतदान अन्य के हिस्से में 0.6% पुरुषों का है और 0.3% मतदान जो है कि महिलाओं का गया है। लेकिन यह महिलाओं और पुरुषों का रुझान किधर है। लेकिन अब आपको बता दें कि मुद्दे क्या थे जिस पर वोट इस बार केरल की जनता ने किया है। सबसे पहले भ्रष्टाचार, करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जिस पे 21% लोगों ने इस मुद्दे को समझकर मतदान किया है। इसके बाद आता है बेरोजगारी का मुद्दा, जिस पर 18% लोगों ने वोटिंग की है, बटन दबाई है। फिर आपको बता दें सबरीमला मंदिर का मुद्दा, बड़ा मुद्दा वहां पर है। सोने की चोरी का मसला आया था, बहुत मान्यता बड़ी मानी जाती है सबरीमला मंदिर की। इस मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस पर कह रही थी कि जो लोग सोना चुराए हैं वो जेल भेजे जाएंगे। 12% लोगों ने मतदान किया है। इसके बाद सरकारी योजनाओं का फायदा और सरकारी योजनाओं के जो लोक लुभावन वादे किए गए थे उसको लेकर 11% मतदान लोगों ने किया है। और साथ में अन्य जो छिटपुट मुद्दे थे तमाम चीजों को लेकर, उसको लेकर भी 0.7% मतदान इस बार जनता ने किया है। तो ये मुद्दे हमने आपको बता दिए। लेकिन कुल सीटों का आंकड़ा जो नंबर आया था वो देखिए उसके बाद कैसे कन्वर्ट होता है। 60 से 65 सीटें एलडीएफ के हिस्से में जाती हुई दिख रही हैं। इसके बाद यूडीएफ 70 से 75 सीटें यानी सत्ता में वापसी के संकेत साफ तौर पर इस नंबर के आधार पर हैं। 3 से 5 सीटें बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में जाते दिखाई दे रही और 2 से 4 अन्य के हिस्से में इस वक्त। दीपक सर, ये केरलम के कंप्लीट आंकड़े। तो केरलम के आंकड़े बता रही है कि एक बार फिर से जो कांग्रेस लेड अलायंस है यूडीएफ का, वो वहां पर सत्ता में आ रहा है। 2 बार लगातार पिनराई विजयन रहे, लेकिन तीसरी बार पिनराई विजयन की पॉपुलैरिटी बहुत हद तक ड्रॉप हो गई थी। तो सर इसको कैसे देखते हैं केरलम में कांग्रेस का आना? लेकिन राहुल गांधी के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, प्रियंका गांधी वहां से सांसद, राहुल गांधी खुद वहां से सांसद रह चुके हैं, तो बड़ी अच्छी खबर। एक तरफ डीएमके का अलायंस जीतना, दूसरी तरफ केरलम में सत्ता में आना। वाकई कांग्रेस के लिए कम से कम जो आप संकेत के रूप में ही सही ये परिणाम ना भी हो, तब भी कांग्रेस के लिए खबर तो बहुत अच्छी है ये। और राहुल और प्रियंका दोनों वहीं से हैं और भी उस पर एडेड एडवांटेज हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जो अभी भी मार्जिन, देखिए ये बात है कि हैट्रिक के लिए वहाँ भी तैयारी थी। विजयन वहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उस पर भी कोई और अगर उसके ठीक विपरीत देखें तो कांग्रेस का कोई मजबूत फेस नहीं है। बहुत सारे हैं, एक अनार 100 बीमार है वहाँ पे स्थिति है। लेकिन चूंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे काम अगर है तो फिर ये परिणाम आ सकते हैं। लेकिन जो मैं देखा हूँ केरला में, मैं लगातार केरला गया हूँ, मैं लगातार केरला में रहा हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जिसको मैं कहूँगा क्लोज फाइट
ये इस परिणाम को स्वीप या बिल्कुल एक तरफा मैं नहीं देख पा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मजबूत फेस विजन है, मजबूत इन्होंने भी महिलाओं के लिए काम किया है, बाकी सारे योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है। केरला एक राज्य है जहाँ भी जाएंगे गांव में सड़कें बनी हुई है, स्कूल है, अस्पताल है, सब काम होता है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी वहाँ का बड़ा मसला है, मुद्दा है। लोग बाहर रहते हैं, लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको फॉरेक्स जो है सबसे ज़्यादा लोग कमा के वहीं से बेचते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी अगर, लेकिन हमेशा से वहाँ यूडीएफ एलडीएफ जो पिछली बार लेफ्ट ने जिसको तोड़ा और वो दोबारा लौटे, तो ये हैट्रिक लगाएंगे या कांग्रेस लौटेगी। अब मुझे लगता है ये मामला थोड़ा, मेरे लिए मैं इसको बिल्कुल देखता हूँ ये फाइट टाइट है, इसको मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। एग्जिट पोल है भी तब भी इसको मैं मानूंगा कि यहाँ मार्जिन ऑफ एरर जो है की संभावना मुझे लग रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एग्जिट पोल का जो पोल परसेंटेज बता रहा है वो भी लगभग 1.5% के आसपास का अंतर बता रहा है। और आप देखिए अगर लोअर साइड में अगर आप यूडीएफ की सीटें देखेंगे तो 70 हैं, 70 यानी बहुमत से एक कम, बहुमत से एक ज्यादा होता है 71। तो कितनी क्लोज फाइट है आप समझ सकते हैं। लेकिन सीधे प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, क्या आपको लगता है अगर यूडीएफ सत्ता में आती है तो आपको कौन लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या राहुल गांधी के लिए एक नया सरदर्द और बढ़ जाएगा? केरल यूडीएफ में यही तो लड़ाई है दीपक जी, कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, नहीं तो सब मुख्यमंत्री हैं। वहां वेणुगोपाल भी जब से चुनावी माहौल चल रहा तब से बैठे हुए हैं, और वहां चुनाव एक यूडीएफ है, एलडीएफ एक सीएम फेस पे लड़ती है। एलडीएफ ने तो कुरियन को कर दिया था, लेकिन यूडीएफ में कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ आपस की लड़ाई को लेकर। आखिर में यूडीएफ ने राहुल गांधी के नाम पे वहां चुनाव लड़ा है। तो ये सिरदर्दी। और एक चीज बता दे, वहां भले अभी किसकी सरकार बनी है नहीं बनी है, वहां यूडीएफ में मुख्यमंत्री को लेकर आपस में ही खींचातानी शुरू हो गई है। आखिर में कांग्रेस को वहां कहना पड़ा कि भाई आप कोई भी बयान नहीं देंगे मुख्यमंत्री को लेकर। इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में जैसे आने से पहले चुनाव परिणाम आने से पहले ही मुख्यमंत्री कैबिनेट और वो सारा बंटवारा हो गया था और परिणाम आया तो सब टाटा फीस हो गया था। यहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुख्यमंत्री के लिए सब आपस में लड़ रहे हैं, कुछ उल्टा हो जाए। अच्छा, हमारा जो एग्जिट पोल है उसमें कहीं भी क्लीन स्वीप आप नहीं देख रहे होंगे, नेक टू नेक लड़ाई है। हाँ, थोड़ा सा एज है यूडीएफ को, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि यूडीएफ एकदम कंफर्म है कि उसको सरकार बना ही पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है। कुरियन का तीसरा कार्यकाल अगर हो जाए तो होगा, तो लगातार 2 बार जो सरकार बन चुकी है एलडीएफ की। उसके बाद केरल में एक ट्रेंड है कि 5 साल के बाद एलडीएफ यूडीएफ एलडीएफ ये है, लेकिन कुरियन ने इसको तोड़ा। लेकिन वहां की जनता अब सरकार से खुश नहीं है, ये तो क्लियर है। वहां पे युवा भी नाराज हैं, और जो सरकारी फ्रीबीज मिलती है उसके बारे में वहां के लोगों का अब ये मानना है ये केंद्र की जो योजनाएं हैं उसी का नाम बदल बदल के लेफ्ट अपने नाम से वो कर ले रहा है। तो इसलिए वहां पे नाराजगी है। लेकिन इसके बावजूद भी यूडीएफ में जो आपसी टकराव है उसका नुकसान हो सकता है। माने इस दौरान दोनों में क्लोज फाइट है हमारे एग्जिट पोल के अनुसार। ठीक है, दोनों के अंदर क्लोज फाइट है, लेकिन एज थोड़ा सा यूडीएफ यानी कांग्रेस के गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 राज्य हमने आपको बता दिए। तमिलनाडु के अंदर डीएमके गठबंधन जो है वो एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही केरल में थोड़ा सा आगे है कांग्रेस का यूडीएफ गठबंधन। अब किस राज्य की बात होगी? अब 2 बेहद महत्वपूर्ण राज्य बाकी हैं। असम बाकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। दीदी आई या दीदी गई, इस पर बात करेंगे।